तो हे गाइस, द गॉड सीरीज के एक और न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर अब हमें देखने को मिलने वाली है माइक और मास्कमैन टीम के लीडर के बीच की एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट, जिसका माइक भी काफी समय से इंतजार कर रहा था और वो टीम लीडर भी काफी समय से इंतजार कर रहा था। ये दोनों जैसे ही एक दूसरे के सामने आते हैं तो टीम लीडर ये कहने लगता है कि मैं कितने समय से इस पल का इंतजार कर रहा था, अब आखिरकार आ चुका है काबिल डिवाइन एजेंट मेरे सामने। जैसे कि फिर माइक उससे कहने लगता है कि मैं एक न्यू रिक्रूट हूँ, लेकिन तुम मुझे कोई कमजोर सा बंदा समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। तुम भी वेपन को यूज करोगे और मैं भी अपने वेपन को यूज करूंगा, इसीलिए चलो अब आ जाओ और देख लेते हैं कि किसमें कितना दम है। इसके अगले ही पल पलक झपकते ही माइक तुरंत ही पहुंच जाता है कैप्टन के ऊपर हमला करने के लिए, जहां पर टीम लीडर ने तुरंत ही अपनी इलेक्ट्रिक स्वॉर्ड को निकाल लिया था, जिसकी स्पीड, पावर लेवल, सारी की सारी चीजें एकदम ही टॉप लेवल की थी। इसकी एबिलिटीज को देखकर माइक खुद भी सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा कौन सी लेवल की पावर्स को रखता है। उसकी एबिलिटीज भी सच में देखने में एकदम ही अनबीटेबल थी, जिसके बारे में बाइली तुमिंग ने उसको ये बताया था कि उसकी स्वॉर्ड से जो लाइटिंग निकलती है उसके अंदर टाइम को कंट्रोल करने की भी पावर है। वो जितने ज्यादा पावरफुल लाइट्स को निकालेगा, समय उतना ही ज्यादा उसी के हिसाब से ही चलेगा। यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी टीम में सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसके हाथ में उसकी ये जो स्वॉर्ड दिखाई दे रही है वो कोई आम वेपन नहीं है, बल्कि एक्चुअली में है एक फॉरबिडन वेपन। इसके अंदर एबिलिटी है डाओ गैंग को कंडेंस करने की और समय को कंट्रोल करने की पावर को रखना। सच में ये बहुत ही खतरनाक पावर है। वो अपनी पावर्स को सप्रेस करते हुए खुद को ज़ेन लेवल पर भी ले जाए, तब भी उसके अंदर इतनी पावर होगी कि वो एक हाई रैंक के बंदे के बराबर होगा। मॉली ने उसको ये बताया था कि इस बंदे के पास में एक्चुअली में पावर्स है फॉरवर्डिंग रूइंस गॉड ऑफ टाइम की, इसकी वजह से तुम चाहकर भी उसकी स्लैशिंग अटैक्स को देख नहीं पाओगे। जितनी स्पीड के साथ में अपनी स्वॉर्ड को मूव करेगा तुम्हें उसके बारे में पता तक नहीं चल पाएगा। इसकी वजह से माइक अपनी पूरी जान लगा रहा था, फुल स्पीड के साथ में भाग रहा था उसी की तरफ, लेकिन टीम लीडर ने दोबारा से यहाँ पर समय को रोक के अपनी उसी स्लैशिंग अटैक को दोबारा से यूज कर लिया था, जिससे कि कई सारे स्लैशिंग अटैक्स हिट होने को जाने लगते हैं माइक के ऊपर। लेकिन माइक भी कोई कमजोर खिलाड़ी तो है नहीं जो कि इतनी आसानी के साथ में हार मान जाए। उसके पास में भी स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी, सारी की सारी चीजें मौजूद थी, जिससे कि वो खतरनाक स्लैशिंग अटैक्स को भी पार करते हुए आगे निकल जाता है। उसके ऊपर भले ही यहाँ पर सैकड़ों स्लैशिंग अटैक हुए थे, फिर भी माइक बहुत ही आसानी के साथ में उन सभी के सभी हमलों को डॉज करते हुए पार करते जा रहा था। माइक कहने लगता है कि यहाँ पर आने से पहले तुम्हारे पावर लेवल्स को सप्रेस कर दिया गया था। मैं जानता हूँ कि तुम समय को धीमा कर सकते हो और उसको अपने हिसाब से चला भी सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। जो बात सुनते ही टीम लीडर उससे ये कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में भी जानता हूँ और इसी वजह से तुम्हारी भी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। माइक कहने लगता है कि मैं हूँ फॉरबिडन रूइंस 003 का बंदा, इसीलिए मुझे इंजर्ड कर पाना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ही। टीम लीडर ये कहने लगता है कि हाँ, तुम्हारी सोच तो काफी बेहतर है, लेकिन अब जो होने वाला है तुम उसके बारे में जानते भी नहीं हो। जिसके बाद फिर दोनों की ही स्वॉर्ड एक दूसरे के साथ में टकरा जाती है, जिनकी पावर क्लैशिंग से यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही थी वो तो धरती को हिला के रख देती है। ये नजारा सच में बहुत ही एपिक लेवल का और खतरनाक होते जा रहा था। लीडर को भी ये पता लग गया था कि ये बंदा बाकियों के जैसा कमजोर नहीं है, इसीलिए वो बिना रुके ही अपने पावर्स का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज कर रहा था। फिर अगले ही सीन में हम लोग देख पाते हैं बाइली तुमिंग को, जो कि अपने पास में रखे हुए काफी सारे फॉरबिडन रूइंस की पावर्स को रखने वाले ट्रीजर्स को यूज कर रहा था, क्योंकि उसकी खुद की बॉडी में तो पावर्स नहीं है, लेकिन इन चीजों की वजह से वो वाकई में इन लोगों को तगड़ी टक्कर तो दे ही रहा था। अभी टीम लीडर ये कहने लगता है कि क्या तुम वाकई में इस नॉर्मल सी स्वॉर्ड की मदद से मुझे हरा पाओगे या मुझे रोक भी पाओगे। माइक कहने लगता है कि मुझे सब पता है कि मुझे तुम्हें कैसे रोकना है और क्या करना है। जिन सारी की सारी चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाया होता है बाइली तुमिंग ने, कि उसने अपनी फैमिली की स्वॉर्ड को दे दिया होता है माइक को फाइट करने के लिए। इसलिए माइक के हाथ में जो स्वॉर्ड है वो भी एक फॉरबिडन ट्रीजर ही होती है। जिस मोमेंट पर तभी मोली ने उससे कुछ और बात जैसे ही पूछी होती है, तो उसकी आवाज को सुनते ही बाइली तो उसके ख्वाबों में ही खो गया था। इसीलिए वो अपने पेट को अंदर करते हुए और अपनी स्माइल दिखाते हुए कहने लगता है कि मिस मोली जी, अपने आप को दोबारा से आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मुझसे मिलो, मैं हूँ बाइली तुमिंग, एक नॉर्मल सी फैमिली से। इसकी बात को सुनते ही तभी मिस मोली ये कहने लगती है कि क्या तुम सच में उस ट्रीजर म्यूजियम फैमिली से बिलोंग करते हो, जिनके पास में फॉरबिडन रूइंस की पावर्स को रखने वाले सभी के सभी ट्रीजर्स हैं। बाइली कहता है कि हाँ, मैं उसी छोटी मोटी फैमिली से ही हूँ। मोली ये कहने लगती है कि मुझे कभी भी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें पसंद नहीं आती, क्योंकि ऐसे लोग जितने ज्यादा अमीर होते जाते हैं वो उतने ही ज्यादा एनोइंग भी होने लगते हैं। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है मून घोस्ट को, जिसकी फाइट यहाँ पर हो रही होती है बाइली तुमिंग के साथ में। बाइली तुमिंग के पास में इतने ज्यादा ट्रीजर्स होते हैं कि वो उसको देखकर एकदम ही शॉक हो गया था। मून घोस्ट भी कहने लगता है कि ये बंदा आखिर कितना ज्यादा अमीर है, इसके पास में इतने सारे ट्रीजर आखिर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि बाइली तुमिंग के पास में जो गोल्डन हमिंग बर्ड थी उनमें से हर एक का मार्केट प्राइस होता है अप्रोक्स 100,000 युआन, जिनको बाइली तुमिंग तो यहाँ पर ऐसे फोड़ रहा था जैसे कि वो उसके लिए कुछ भी ना हो। इसीलिए फिर तभी मून घोस्ट तुमिंग
तुमिंग से कहने लगता है कि कहीं तुम बाइली फैमिली से तो नहीं हो। तो तुमिंग कहने लगता है कि मैं केवल एक नॉर्मल सी फैमिली का बच्चा हूँ, मुझे गलती से भी उस फैमिली का यंग मास्टर बुलाने की गलती मत करो। जिसके बाद फिर मूनगोस्ट ने तुरंत ही अटैक करना शुरू कर दिए होते हैं बाइली तुमिंग के ऊपर। मूनगोस्ट कहता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारी प्लानिंग। वो जैसे ही तुमिंग को मारने वाला होता है तो उसको बचाने के लिए उसकी एक हमिंग बर्ड आ चुकी थी। तुमिंग कहता है कि देखो मैंने तो तुम्हें दोबारा से बेवकूफ बना दिया, क्योंकि तुमसे जीतना मेरा मेन मकसद तो है ही नहीं। मेरी जो असली प्लानिंग है वो तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि माइक ने जो प्लानिंग बनाई होती है उसके हिसाब से उसने सबसे पहले ये कहा था कि जितने भी लोगों के पास में फॉरबिडन रूइंस की पावर्स हैं, हमें सबसे पहले उन्हीं लोगों को ही ढूंढना होगा। जिसके बाद फिर बाइली ने यहाँ पर एक चक्रवात को ही स्टार्ट कर दिया था और वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में थोड़े और समय के लिए खेलना चाहता हूँ। और वहीं पर हमें फाइट दिखाई जाती है मोली और मिस रोज के बीच में, जिन दोनों की फाइट भी एकदम ही टॉप लेवल की चल रही थी, जहाँ पर अब काफी तेजी के साथ में मूनगोस्ट भागते हुए आ रहा था, क्योंकि बाइली उसके पीछे काफी बड़े बड़े धमाकों को कर रहा था। जिसकी वजह से मोली और मिस रोज दोनों ही अपने अपने साथियों से कहने लगती हैं कि क्या तुम लोग फाइट करते हुए हमसे दूर नहीं रह सकते, जो भी करना है हमसे दूर रहकर ही करो। बाइली कहता है कि दोनों ब्यूटीज हमें माफ कर दो, लेकिन अब यहाँ पर गलती से थोड़ी सी चोट लग गई होती है मोली को। माइक ने अपनी प्लानिंग में पहले से ही शामिल करके रखा हुआ था मोली को, क्योंकि उसका फाइटिंग लेवल और एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है कि वो किसी भी मास्कमैन को संभालने के काबिल है। जिसकी तुरंत ही बाद मिस मोली एक जंप लगाते हुए जाने लगती है मिस रोज पर अटैक करने के लिए, जिससे कि यहाँ पर हमें काफी बड़ा धमाका भी देखने को मिला होता है। हम देख पाते हैं कि ये दोनों ही ब्यूटीज अपनी अपनी पूरी जान लगा रही थी एक दूसरे को हराने के लिए। मिस रोज मोली से कहने लगते हैं कि तुम्हारे साथी तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर वर्टेक्स को। इसके साथ में फाइट कर रहा था शैन किंग्जू और उसी के पीछे ही भागते हुए ही जा रहा था। शैन किंग्जू बार बार और लगातार अपने फायर अटैक्स को यूज कर रहा था, जिससे कि उस धमाके की वजह से मिस्टर वर्टेक्स बाहर आ जाता है और वो ये कहने लगता है ये जो बनता है शैन किंग्जू, उसकी एबिलिटीज के बलबूते पर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके पास में पूरे चांसेस हैं जीतने के। जिस मोमेंट पर तभी मिस्टर वर्टेक्स ने अपने कई सारे पोर्टल्स को ओपन कर दिया था, जिसके अंदर भरे पड़े होते हैं वेपन्स। उनके अंदर से अचानक से ही कई सारी स्वॉर्ड्स निकल के आ जाते हैं, जो कि हमला करने को जा रही थी शैन किंग्जू के ऊपर। जिन सभी के सभी स्वॉर्ड के हमलों को रोकने के लिए शैन किंग्जू यूज करने लगता है अपनी उसी बबल पावर को, जिससे कि मिस्टर वर्टेक्स की सभी के सभी स्वॉर्ड्स ही टूट गई थी। तभी शैन किंग्जू उसे ये कहने लगता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ही बुरे बंदे हो, इसलिए अब तुम्हारे लिए मेरे चैलेंजेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। माइक ने अपनी प्लानिंग बनाते हुए कहा था कि वो डायरेक्टली जाकर फाइट करेगा बॉस से, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो बाकियों को उसकी हेल्प करनी होगी। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है युवान को, जिसके सामने वो मास्कमैन आ गया था और वो कहने लगता है कि आखिर तुम कब तक अपनी फॉर्मेशन को बना पाओगे, क्योंकि मुझे तुम्हें इस तरीके से मारना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब फाइनली युवान अपनी इंचेंटिंग को कंप्लीट कर चुका था। उसने जैसे अपना हाथ रखा होता है अपने स्वॉर्ड के ऊपर, तो वो मास्कमैन कहने लगता है कि चलो फाइनली वक्त आ चुका है जब तुम मुझसे फाइट करोगे। लेकिन युवान ने जैसे ही अपनी स्वॉर्ड निकाली होती है, हमें दिखाई देने लगती है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी। देखने में एकदम ही ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरी तरीके से पजेस हो गया हो डीमन से। मास्कमैन भी एकदम ही शॉक हो जाता है जब वो देखता है युवान का ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि युवान अब यहाँ पर बदल चुका होता है कम्प्लीटली डीमन में। इसका ऑरा भी इतना ज्यादा खतरनाक होता है, इसको रोकने में यहाँ पर मौजूद सभी के सभी बंदों की हालत खराब हो जाएगी। युवान को जैसे जैसे करके अब गुस्सा आ रहा था, उसका एनर्जी लेवल और पावर लेवल बढ़ते ही जा रहा था। तो मास्कमैन देख ही रहा होता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या, जिसके अगले ही पल पलक झपकते ही युवान ने अटैक कर दिया होता है अपनी स्वॉर्ड से, जिस केवल एक अटैक ने उस मास्कमैन की तो हालत ही खराब करके रख दी थी। खुद भी ये कहने लगता है कि आखिर ये कैसे हुआ और ये है क्या। और उसके बारे में अब तो भी पता चल चुका होता है टीम लीडर को, जो कि ये कहने लगता है कि ब्लैक किंग स्लैश फॉरवर्डिंग रूइंस 031 अब हमारे सामने आ चुका है। जरा देखो तो इसका नजारा, और सच में उसका नजारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस बंदे से टकराने की हिम्मत तो गॉड्स के अंदर भी नहीं होगी। लिविंग बीइंग्स में माना जाए तो ये बंदा अब सबसे ज्यादा खतरनाक हो चुका है। उसको देखते हुए तभी बाइली तुम्हें कहने लगता है कि क्या सच में मैं इसको बचा रहा था, ये तो अच्छा बंदा था, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आखिर ऐसा कैसे हो गया। मॉली भी कहने लगते कि सच में बाहर आ चुका है 031। इसके बारे में साथ ही साथ शैन किंग्जू को भी पता चल चुका था, इसीलिए वो कहने लगता है कि अब यहाँ पर जो भी होगा उसके लिए जल्दी एक्शन मत लेना। और हेडक्वार्टर्स के अंदर भी सभी के सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। सभी लोग ये कहने लगते हैं कि जरूर से ये न्यू मेंबर्स तो जीत के ही रहेंगे। इनकी बात को सुनते हुए तभी चीफ कहने लगते हैं कि हाँ ये बात तो मैंने भी नहीं सोची थी कि हमें यहाँ पर ऐसा भी कुछ देखने को मिल जाएगा। कई सालों के बाद एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जो बढ़ते समय के साथ में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। सकता है कि आने वाले समय में हमें बाहरी गॉड्स के साथ में भी फाइट स्टार्ट करनी पड़े। ये जो ट्रेनिंग है वो उसी के लिए ही चल रही है। मिस रोज ने अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कर दिया होता है मोली के ऊपर, जिससे उसने जमीन को तो फाड़ दिया था, लेकिन मोली पर खरोंच भी नहीं आई थी, बल्कि वो तो उसी के हैमर के ऊपर ही बैठे हुए अपनी पावर्स का एक काफी तगड़ा अटैक भी कर देती है। यानी कि अभी भी इन लोगों की फाइट रुक
रुकने वाली नहीं थी। और फिर अगले ही सीन में हम देख पाते हैं मिस्टर वर्टेक्स को, जो कि यहाँ से वहाँ पर भाग रहा था, लेकिन शैन किंग्जू इतनी आसानी के साथ में उसको जाने नहीं देने वाला, क्योंकि अब वो तुरंत ही उसके ऊपर अपनी पावर से प्रेशर डालने लगता है। ये कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में बात करूं तो तुम खुद ही ये सोचो कि तुमने कितने सारे लोगों को अपने हाथों से ही मार दिया। अब तुम्हारी किस्मत में जो होगा वो मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन मिस्टर वर्टेक्स तो यहाँ पर अपने कई सारे पोर्टल्स को ओपन करते हुए यहाँ से वहाँ पर जा रहा था, ताकि शैन किंग्जू उसके बारे में पता भी ना लगा सके कि आखिर ये गया तो गया किस पोर्टल के अंदर। इसे निपटने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है शैन किंग्जू के पास में, उसको अपने सामने मिस्टर वर्टेक्स के जितने भी पोर्टल्स नजर आ रहे थे उन सभी के अंदर ही अपनी फायर को भेज देता है, जिसकी वजह से मिस्टर वर्टेक्स को बाहर आना ही पड़ता है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर मिस्टर वर्टेक्स के पीछे आ चुका है एक बहुत ही विशालकाय फायर ड्रैगन। इसके अंदर से बाहर निकल के आता है शैन किंग्जू और वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास में आखिरी मौका है अपना फेस रिवील करने का, क्योंकि अब वो डायरेक्टली उसके मास्क को निकालने के लिए ही जा रहा था। और फिर वहीं पर हम लोग देख पाते हैं बाइली तुमिंग को, जो कि अब यहाँ पर यूज करने लगता है 1000 स्वॉर्ड टेक्निक ट्रीजर को, जिसको उसने सीधा ही पॉइंट कर दिया होता है मून घोस्ट के ऊपर, जिससे कि हजारों स्वॉर्ड्स हिट होने को जाने लगते हैं मून घोस्ट से। जैसे ये स्वॉर्ड्स गिरना स्टार्ट होते हैं तो वो दोनों के दोनों अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन अब तभी हम वहीं पर देख पाते हैं डीमन युवान को। मून घोस्ट अपने साथी से कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आज हम लोगों की यहाँ पर शामत आने वाली है, क्योंकि जो डीमन युवान होता है वो पूरी तरीके से टारगेट कर चुका होता है इन सभी मास्क मैन को, जिसके तुरंत ही बाद अब उसने यहाँ पर अपने काफी खतरनाक अटैक को कर दिया होता है। तो फिर वो मास्क मैन अपने आप को बचाने के लिए यूज करने लगता है रिवर्स ग्रेविटी को। लेकिन युवान इतनी आसानी के साथ में ना तो उनका पीछा छोड़ने वाला था और ना ही हमला करने से रुकने वाला था, क्योंकि युवान की डार्क एनर्जी सीधी ही जाकर हिट होने वाली होती है उन दोनों से, जो फाइनली जाके मून घोस्ट और उसके साथी को पकड़ ही लेती है, जिसकी वजह से अब ये दोनों के दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके ऊपर जितने भी डार्क डीमन अटैक कर रहे थे वो उनके साथ में फाइट कर रहे थे। तभी फिर युवान की तारीफ करते हुए उसके पीछे से वहां पर पहुंच जाता है बाइली तुमिंग। वो कहने लगता है कि ब्रदर काओ युवान, तुमने तो कमाल ही कर दिया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा अमेजिंग बंदे होगे। लेकिन युवान तो यहाँ पर बाइली तुमिंग को पहचानता ही नहीं है, इसी वजह से अब वो तुरंत ही उसी के पीछे ही पड़ चुका था उसको मारने के लिए। बाइली कहता है कि काओ युवान, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, हमें तो इन लोगों को मारना है। तभी फिर वो मास्कमैन ये कहने लगता है कि अगर हमारे कैप्टन किसी भी तरीके से जीत जाते हैं तो ये सारी की सारी सिचुएशन ही रिवर्स हो जाएगी। ये जो हम लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं फिर हम लोग इनके ऊपर भारी पड़ेंगे। जिस मोमेंट पर फिर तभी हमें दिखाई जाती है कैप्टन और माइक के बीच की खतरनाक वाली फाइट। कैप्टन अपनी पूरी जान लगा रहा था माइक पर हमला करने के लिए, लेकिन फिर माइक उससे ये कहने लगता है कि तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम ये जो टाइम को स्लो करते हो उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है जिसको तुम क्रॉस करने वाले हो। क्योंकि कैप्टन ने दोबारा से अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए टाइम को स्लो कर दिया था और वो अपने उन्हीं सैकड़ों स्लेसिंग अटैक्स को यूज भी करने लगता है, जिनसे भी किसी भी हमलों से खुद को बचाते हुए माइक आगे बढ़ रहा था। और वो कहने लगता है कि अब देखो बारी आ चुकी है मेरी, क्योंकि एक ही बार में लगातार अपनी पावर को इतना ज्यादा यूज करने की वजह से तुम्हारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो सच में बहुत ही बुरी तरीके से गिरी होगी। इसी वजह से माइक यहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करने लगता है कैप्टन पर हमला करने के लिए, क्योंकि उसे ये पता होता है कि कैप्टन की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही बुरी तरीके से गिर चुकी है। इसके बाद भी कैप्टन कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी मुझे इस सिचुएशन में हरा सकते हो, क्योंकि मेरे इतने सारे हमले करने के बाद तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हारे अंदर काबिलियत तो है। मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि तुमने पूरी तरीके से मन बना लिया है इस फाइट को जीतने का। तो माइक कहने लगता है कि बेशक मैं अपना पूरा मन बना चुका हूँ, तुम्हारा ये जो मास्क है चेहरे पर इसको मैं ही काटूंगा। इन दोनों के ही टकराने की वजह से हमें दिखाई दे रहा था कि तो बहुत ही बड़े लेवल के गॉड्स एक दूसरे के साथ में टकरा रहे हैं। कैप्टन माइक से कह रहा था कि अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो जल्दी से अपने गॉड की प्रे करो, क्योंकि अब केवल वही है जो कि तुम्हें बचा सकते हैं। लेकिन अब माइक भी पीछे नहीं हटने वाला, वो भी यूज करने लगता है अपने गॉड शेरिफ माइकल के पावर्स को, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड भी बन चुकी होती है एक शाइनिंग स्वॉर्ड, जहां पर कैप्टन ने दोबारा से टाइम को स्लो कर दिया था अपने स्लेसिंग अटैक्स को यूज करने के लिए। अभी हम डीमन काओ युआन को देख पाते हैं जो कि बढ़ रहा होता है उन दोनों पर हमला करने के लिए। उसकी हंसी भी एकदम ही इविल्स के जैसे ही थी। साथ ही साथ हमारा जो शैन किंग्जू होता है वो पहुंचने वाला होता है मिस्टर वर्टेक्स के पास में। मिस्टर वर्टेक्स अपने आप को बचाने के लिए यूज करते हैं अपने पोर्टल का। बाइली तुमिंग भी बड़े ही मजे के साथ में मून घोस्ट की हालत को खराब कर रहा था, क्योंकि उसकी ये 1000 ऑफ स्वॉर्ड्स भाग रही होती हैं उसी के ही पीछे। साथ ही साथ तभी हम वहीं पर देख पाते हैं मोली और मिस रोज की फाइट को। ये दोनों भी एक बहुत ही बड़ी और ग्रैंड लेवल पे आ चुके थे। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है गॉड को, जिनके सामने आ जाते हैं खुद गॉड शेरिफ माइकल। इनका सामने आना मतलब यही है कि माइक पहुंच चुका था अपने सुप्रीम लेवल पर, क्योंकि इसकी स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी भी निकल रही थी। वो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से एक इतना तगड़ा अटैक कर देता है कैप्टन के ऊपर कि यहाँ पर एनर्जी का एक बहुत ही बड़े लेवल का धमाका हो चुका था। इसकी वजह से फाइनली माइक ने काट दिया होता है कैप्टन के मास्क को, यानी कि आखिरकार माइक जीत ही चुका होता है। माइक कहता है कि देखो तुमने कहा था कि मैं जीतूंगा तो मैं जीत ही गया, अब बताओ कि आखिर तुम इसके बारे में मुझसे
इससे क्या कहना चाहते हो। और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।